हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट सीरीज इन द हिस्ट्री दैट इज रिलेटेड विद द एंशिएंट हिस्ट्री। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग एंशिएंट के पोर्शन को देख रहे थे, जिसमें एनसीईआरटी के सीरीज में ये फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट को समझाया था। आज हम इस चैप्टर के हाफ ऑफ द पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का नाम, जैसे कि मैंने बोला था कि ये 3B से रिलेटेड है, यानी इसमें ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स के बारे में बताया जाएगा। और हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर जिसे हम लोग ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, किसी भी सिविलाइजेशन का जो नेम है या फिर जो भी उसका पहचान है वो वहाँ के कल्चर पे बेसिकली डिपेंडेंट होता है। क्योंकि जैसा कि यहाँ पे ब्रोंज आप देख सकते हैं, तो ब्रोंज जो है वहां पर यूटेंसिल के या फिर आपके जितने भी तरीके का स्कल्पचर्स है वो ब्रोंज इमेज के ज्यादा मिले हैं। जैसे डांसिंग गर्ल हो गई, डांसिंग गर्ल, ये सब सभी चीजें जो है वो आपका ब्रोंज से ज्यादा रिलेटेड है। वो ब्रोंज कैसे बनते हैं? टीन का यूज करके और कॉपर का यूज करके। कॉपर तो इंडिया में अवेलेबल था उस समय, जो कि राजस्थान में खेतरी माइंस के पास मिला हुआ है, लेकिन जो टीन था उसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो एक्सपोर्ट किया करते थे। कहाँ कहाँ से? ओमान से, यानी कि सेंट्रल एशिया वाले रीजन से वो एक्सपोर्ट किया करते थे। चलिए हम समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में हम लोग बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका बिगनिंग कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि देयर वेर द सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन, यानी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल कल्चर जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब वो मैच्योर पीरियड में था। देखिए, हड़प्पन में 3 पीरियड आया है। जब प्री हड़प्पन वाला पीरियड है, यानी हड़प्पन के पहले वाला पीरियड है, एक आपका मैच्योर वाला रीजन है और एक आपका लेटर या फिर डिक्लाइन वाला पीरियड है। प्री हड़प्पन में क्या है कि हड़प्पन के अर्बनाइजेशन होने से पहले का समय जो है, जो कि अर्बनाइजेशन के मोड को दिखा रहा है, ट्रांजिशन पीरियड आप इसे कह सकते हैं। मैच्योर हड़प्पन जहाँ पर एक रियल सेटलमेंट हम लोग देख सकते हैं इन द बेसिक अवेलेबिलिटी दैट इज रिलेटेड विद द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। और हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो कल्चर है ये एसोसिएटेड होता है डिस्टिंक्ट पोट्री से, यानी बहुत तरह के वहाँ पे पोट्री यानी मटके मिले हैं, है ना, बहुत तरह के मटके मिले हैं डिफरेंट कल्चर्स के। और इसमें हम लोग पेस्टोरलिज्म को भी देख सकते हैं। पेस्टोरलिज्म का मतलब होता है कि जो चरवाहा वाला एक्टिविटी होता है या फिर जो बहुत ज्यादा चारा देने वाले जानवरों का जो उपयोग करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जितने भी पेस्टोरलिज्म है यानी पशु चारा वाले जितने भी लोग हैं, जैसा आपने देखा होगा कि सिप रेयरिंग होता है, काव रेयरिंग होता है, हैंड रेयरिंग होता है, ये सब सभी जो है वो आपका पेस्टोरलिज्म के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो सेटलमेंट हम लोग देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि ये जो कल्चर है ये एसोसिएटेड था बहुत सारे डिफरेंट पोट्री के। और इसके एविडेंस जो है हमें मिले हैं जो कि एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म को भी दिखाया है। एग्रीकल्चर भी यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है कि वहां पर कहीं ना कहीं क्रॉप्स के बारे में उन लोगों को जानकारी तो थी, है ना, कि किस मौसम में कौन सा क्रॉप्स उगाना है या फिर किस तरह की खेती उस समय करनी चाहिए, किस तरह की सुटेबल है, वहाँ की सॉइल का अवेलेबिलिटी कैसा है, ये सभी के बारे में उन्हें ऑलरेडी पता था, तभी तो वो एग्रीकल्चर कर पाए। और समक्राफ्ट सेटलमेंट जो था वो जनरली स्मॉल देखा गया था और ये वर्चुअली जो है वो कोई लार्ज बिल्डिंग में कन्वर्ट नहीं हो गया। रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी डेटेड 7000 BCE, यानी पहले जब वो फार्मिंग कम्युनिटी से रिलेटेड थे जब 7000 BCE का समय था। और अर्बन फिर जिसे हम लोग मैच्योर हड़प्पन कहते हैं वो तुरंत ही ट्रांजिशन नहीं हुआ था, ये ग्रेजुअली हुआ था, यानी समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता गया। जैसे कि पहले एनिमल रेयरिंग सीखा, हंटिंग गैदरिंग तो पहले से ही उन्हें पता था, एनिमल रेयरिंग सीखा, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, फिर धीरे धीरे वो अर्बनाइजेशन के मोड पे यानी शहरीकरण के मोड पे वो बढ़ने लगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैच्योर हड़प्पन पीरियड। क्या कहते हैं? मैच्योर हड़प्पन पीरियड। मैच्योर हड़प्पन पीरियड, जहाँ पे बेसिक अर्बनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, जो कि है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी, यानी वो अपने डेली एक्टिविटी में कौन कौन सा स्ट्रेटजी का यूज किया करते थे। अगर हम लोग मैप 1 और मैप 2 में नोटिस करते हैं तो मैप 1 आपका ये है, ठीक है। अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो बहुत सारे साइट्स को यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इससे हम स्टडी करने के लिए देखें तो फिर सबसे पहला जो आपका
नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो है मांडा। मांडा आपका कहाँ है, वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया में लाई करता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स का नाम है, जिसमें झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज है, सभी जो है वो इंडस के ट्रिब्यूटरी है। मैंने ज्योग्राफी के सीरीज को स्टार्ट किया है, आगे आने वाले वीडियोस में मैं ज्योग्राफी के वीडियो में भी आपको रिवर्स ऑफ द इंडिया के बारे में डिटेल्ड वे में एनालिसिस करके समझाऊंगी। आप मेक श्योर करिए कि उसे आप देखते रहिएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडस का ही ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर फिर बहुत सारे जगह में के बारे में बताया गया है, जिसमें हम लोग सुतका जेंदुर को देख सकते हैं। सुतका जेंदुर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार के पर्सपेक्टिव में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहीं से जितने भी आपका ब्रोंज बनने के लिए जो भी टिन था वो यहीं से एक्सपोर्ट होकर के आया करता था। क्योंकि आप यहाँ इसके लोकेशन को अगर देखें तो मेजरली गुजरात वाला रीजन है, गुजरात वाले रीजन के आसपास का पार्ट है, जहाँ पे कच्छ वाला रीजन है, जहाँ पे तट बहुत ज्यादा हाई है और वहां पर क्या हो सकता है कि नेविगेशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है ना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो मेजर हड़प्पन में हम लोग डेवलप होते हुए देख सकते हैं कि कितने एरिया को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था हड़प्पन कल्चर ने। ये कल्चर जो था वो बहुत सारे एलिमेंट्स को शेयर करता है, जिसमें सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हड़प्पन क्या खाते थे, क्या वो यूज करते थे, ये सभी चीजें जो है उनके सब्सिस्टेंस को डिसाइड करती है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है रोजमर्रा के लिए या फिर डेली जीवन यापन के लिए। हड़प्पा जो है वो एड करते थे। हड़प्पन जो थे, देखिए हड़प्पन बोला जाता, जैसे इंडिया है तो इंडिया के पीपल को इंडियन बोला जाता है, तो हड़प्पा के जो पीपल वहां रहा करते थे उन्हें हड़प्पन कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा क्या खाते थे कि उन्होंने वाइड रेंज ऑफ प्लांट और एनिमल का यूज वाइल्ड रेंज ऑफ प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट का यूज किया था, इंक्लूडिंग फिश भी उन्होंने यूज किया था। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि अगर पूछा जाएगा कहीं भी क्वेश्चन में क्या हड़प्पन फिश को ईट करते थे, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड ऑफ जेड ग्रेन एंड सीड। मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो शोध करता है, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से उन्होंने ग्रेन्स का यानी कि अनाजों का और सीड का यानी बीज का इस्तेमाल किया था अपने डाइटरी प्रैक्टिसेस को बनाने के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेली का जो भी है हम लोग मील अपना मील लेते हैं, जैसे कि व्हीट है, राइस है, तो इसी तरह उन लोग के समय में वो लोग क्या अपना डेली का मील किया करते थे, वो उससे एनालिसिस करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सब कदम उठाया है। देयर आर स्टडीड बाय बॉटनिस्ट। आर्कियोबॉटनिस्ट का मतलब वो होता है जो कि जितने पेड़ पौधा या फिर जो भी फॉरेस्ट वगैरह से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, बॉटनी फॉरेस्ट से ज्यादातर रिलेटेबल है। Who are specialist in ancient plant remains, यानी कि जो एंसेंट प्लांट रिमेन था उसके बारे में जानकारी करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे स्टेप्स को लाया था, ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने डाइटरी प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस किया करते थे। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को, जो कि रिलेटेड है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग पहले पढ़े थे कि किस तरह से ग्रेन्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ग्रेन्स का इसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर एक नाम देखें ग्रेन्स में, यानी कि उनके डेली डाइटरी प्रैक्टिसेस में, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है व्हीट, है ना, व्हीट, फिर बार्ले, फिर लेंटिल, चिकपी, सीसम और मिलेट। मिलेट आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मिलेट का भी बहुत ज्यादा अभी आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा गवर्नमेंट एफर्ट डाल रही है मिलेट कंजप्शन को लेकर के, क्योंकि मिलेट का कंजप्शन कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब सब्सिडाइज्ड हो जा रहा है। और इसके कारण से क्या हो रहा है कि मिलेट को सब इग्नोर कर रहे हैं। बट how this is important in the role play of the dietary practices in the Harappan civilization, we can able to see, because however the millet is this form of storehouse of the energy, because it consists of affordable and good source of energy in the diet। मतलब कि मिलेट में हम लोग बहुत अच्छा से यूज करके हम लोग उसे अपने डेली एक्टिविटीज में इंक्लूड कर सकते हैं, इससे एक हेल्दी बॉडी का भी डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स का यूज करके यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू हड़प्पन के डाइटरी प्रैक्टिसेस को समझा है। मिलेट्स का कहाँ कहाँ पर अगर पाया गया है, अगर पूछा जाएगा तो मिलेट्स जो है वो हमें गुजरात में देखने को मिला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एग्जाम को लेकर के, बिकॉज एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अगर पूछा जाएगा कि क्या मिलेट जो है वो नोन थे इन द आईबीसी, देन यू हैव टू आंसर यस, दिस इज करेक्ट, बिकॉज
The evidences that is found regarding the millet is found in the state called Gujarat. I hope you got this point. एनिमल बोन्स भी पाए गए हैं हड़प्पन साइट में, जैसे कि किस कौन कौन से एनिमल के बोन्स पाए गए हैं अगर पूछा जाएगा तो कैटल के, है ना, कैटल का, सीप के आप देख सकते हैं, सीप के बोन्स भी पाए गए हैं, गोट के भी बोन्स पाए गए हैं, बफेलो के भी बोन्स पाए गए हैं, पिग के भी बोन्स पाए गए हैं। यानी कैटल नोन थे, सीप नोन थे उनके लिए, गोट नोन थे, बफेलो नोन थे और पिग भी नोन थे। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था इन द यूपीएससी दैट हॉर्स इज नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, then the answer will be not correct because here you can see there is no any evidences with regarding to the horse is present here except one, that is the Sutka Jandor, that is when the war have happened in the Aryan invasion. During this period when the horses come to fight with the war, when this is the time when the horses name is used in the somehow in the Sutka Jandor region. I hope you got this point. हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट जो है और जो आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट करते हैं कि एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है। अब आप समझिए कि अभी आपने देखा होगा कि काव रेयरिंग होता है, अभी आपने देखा होगा सिप रेयरिंग होता है ना, गाय को पाला जाता है, भेड़ बकरी को पाला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके क्या क्या उनसे हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत उनके डायरी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, डायरी को, यानी मिल्क रिलेटेड एक्टिविटीज, फिर बटर, जितनी भी चीज है जो भी बन सकता है, घी वगैरह। उसके बाद फिर एज अ उसे मील भी यूज करते हैं, एज अ मील फूड के रूप में भी यूज करते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन में भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। आई होप यू गॉट दिस वन। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि रिलेटेड है, बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज को भी पाया गया, यानी डोमेस्टिकेटेड होने के साथ साथ वाइल्ड स्पीसीज के बोन्स को भी देखा गया। अब आप बताइए कि डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड स्पीसीज में क्या अंतर हो सकता है? पहला अंतर तो यही होगा कि उनके जितने भी नेचुरल जो फॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल एबिलिटी है उसमें देखा जा सकता है। जैसे कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होंगे उनके जो दांत है वो छोटे छोटे होंगे, उतना ज्यादा शार्प नहीं होगा, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स आप देखिए उनके दांत कितने शार्प होते हैं, टीथ उनके बहुत शार्प होते हैं। तो इससे सबसे बड़ा एविडेंस हम लोग पा सकते हैं, क्योंकि समय के साथ तो पूरा बॉडी खत्म हो जाता है बट कुछ कुछ जो पार्ट है इन द बॉडी वो रह जाते हैं फॉर द सम टाइम। तो हम लोग टीथ का स्टडी करके पता कर सकते हैं कि वो जो एनिमल है वो वाइल्ड था या फिर डोमेस्टिकेटेड था, है ना। तो वाइल्ड एनिमल कभी बोन को हम लोग देख सकते हैं, बोन्स मिले हमें, क्या किस के मिले हैं, बियर के, डियर के, बोर के, डियर के, घड़ियाल के आपको मिले। अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा कि घड़ियाल नोन था कि नहीं आईबीसी को, देन यू हैव टू आंसर yes because घड़ियाल is an aquatic animal or the terrestrial animal, they are lived in both the area and here the IBC also known the animal called घड़ियाल in this region. We don't know whether the Harappan hunted these animals in themselves or obtained from meat from other hunting community. Bone of fish and fowl are also found. मतलब हमें पता तो नहीं है कि क्या क्या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो उसे का शिकार किया करते थे उन सभी एनिमल्स का, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं वो मीट की तरह ऑब्टेन किया करते थे। पर हमें तब भी हमें देखने को मिली है सभी बोन्स को, और बोन ऑफ फिश यानी मछली की भी फिश को हम लोग देखे हैं और फॉल के भी फिश को हमें मिला है इन द एविडेंसेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल बेस्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द ब्यूटीफुल डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका जो है वो वेस्टर्न इंडिया वाला पोर्शन आपको दिखाया गया, हाईलाइट किया गया है, जिसमें हम लोग कोट डीजी, डम्ब सदत, सिसवाल जो कि इंडस से ही कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरीज से आपस में ही कुछ सेंटर्ड पॉइंट के थ्रू इंडिकेट किए गए हैं, और ये अरेबियन सी में जाकर के कहीं ना कहीं आपका अरेबियन सी जो है वो उसका नियरेस्ट पॉइंट होता है ये सभी रीजन का। और ये आपका क्या है, अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन, यानी अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन जो थे वो आपको यहाँ देखने को मिले। फर्स्ट कहाँ है, डाम्ब सदत, दूसरा में कॉट डीजी, थर्ड में सिसवाल एंड फोर्थ में आमरीना। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए हम लोग समझते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो कि यूज किया जाता है इन द आईबीसी। While the prevalence of agriculture is indicated by find of grain, जैसे कि एग्रीकल्चर हमें तो सबसे बड़ा पहला एविडेंस वही मिल जाता है कि जब हमें ग्रेन मिला। जैसे बहुत सारे क्या हुआ था, बहुत सारे पोल्ट्री में ग्रेन्स को रखा गया था, पूरा स्टोरेज फूड स्टोर करके रखा गया था, तो हमें ग्रेन्स के एविडेंसेस कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो ये से इंडिकेट होता है कि उन्हें एग्रीकल्चर नोन तो था, उन्हें पता था एग्रीकल्चर करना।
It is more difficult to reconstruct actual agriculture practices where seed broadcast scatter और plowed field. मतलब लेकिन तब भी हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्या वो एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस को करते थे या फिर वो प्लो से करते थे, हल से चलाते थे, या फिर वो उन्होंने ब्रोड करके स्कैटर यानी छीट देते थे वो सीड्स को ताकि वो जो है हो जाए। मतलब उनके एक्चुअल प्रैक्टिसेस के बारे में हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन तब भी बहुत सारे टेराकोटा के एविडेंसेस को से हमें पता चला है कि कहीं ना कहीं वो ना प्लोड फील्ड्स को जानते तो थे, क्योंकि हमें बहुत सारे टेराकोटा के टॉयज में हमें बुल मिला है जो कि एक फील्ड में हल के साथ यानी प्लो के साथ मिला है। तो हमें इस बात का पता चला कि कहीं ना कहीं उन्हें प्लो फील्ड के बारे में जानकारी तो थी, बट एक्चुअली वो क्या करते थे स्टिल इट इज नॉट नोन। I hope you got this point where the seed broadcast scattered upload will represent on seal and terracotta sculpture indicate that bull was known। अभी मैंने समझाया आपको कि उस समय बुल तो पता था हमें, क्योंकि बुल टेराकोटा के बुल तो मिले हैं। टेराकोटा एक तरीका का मिट्टी होता है जिसके खिलौने बनाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं राजस्थान में इसका बहुत ज्यादा फेमस आप देख सकते हैं टेराकोटा के टॉयज मिलते हैं वहां पे। तो टेराकोटा एक तरीका का जो सैंड मिट्टी है उसी का यूज करके बनाया जाता है। जैसा आप यहाँ पे एक ब्यूटीफुल डायग्राम में देख सकते हैं कि टेराकोटा के बुल के बारे में यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। फ्रॉम द टॉक्सिन वेयर यूज्ड फॉर प्लोइंग, यानी प्लोइंग के लिए भी कहीं ना कहीं टेराकोटा जो बुल है उनका यूज किया जाता है। तो इससे हमें पता चला कि कहीं ना कहीं उन्हें प्लोड फील्ड के बारे में तो जानकारी थी। टेराकोटा मॉडल जो था प्लो के लिए यूज किया जाता था। इन डिफरेंट साइट में हमें मिला है, कहाँ कहाँ पे मिला है, चोलिस्तान एंड एट बनावली हरियाणा। चोलिस्तान जो है वो आज के पाकिस्तान वाले एरिया पे है, ठीक है, और बनावली आपका हरियाणा, यानी चोलिस्तान और बनावली में हमें सीबी में हमें क्या मिला है, टेराकोटा बुल टॉयज। I hope you got this one. Archaeologists have also found evidences of a plowed field at कालीबंगा राजस्थान, यानी राजस्थान में भी हमें प्लॉड फील्ड के बारे में जानकारी मिली है। राजस्थान में जो साइट है उसका नाम है आपका कालीबंगन। क्या नाम है? कालीबंगन। इसे एक ट्रिक के साथ अगर याद करना चाहें तो काला कलर का बैंगल जो है वो कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान में। काला कलर का बैंगल राजस्थान, तो कालीबंगा राजस्थान। ये एसोसिएटेड होता है अर्ली हड़प्पन साइट से, और इसमें 2 फरो ऑफ लाइट मिले हैं जिसमें हम लोग राइट एंगल जो है वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, और ये सजेस्ट करता है कि किस तरह से वो 2 तरह के क्रॉप को एक साथ उगा सकते हैं। जैसे अभी जो है वो इंटरक्रॉपिंग आपने सुना होगा, या फिर 2 तरह का क्रॉपिंग, बाई क्रॉपिंग आपने सुना होगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करके सिर्फ एक सीड में निर्भर ना होकर के डिफरेंट सीड्स में हम लोग ग्रो करते हैं इन द सेम फील्ड। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर अगर वीट ग्रो हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई और जो क्रॉप है वो ग्रोन हो रहा है, इसके बगल में कोई और क्रॉप ग्रो हो रहा है, तो इसे हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग पैटर्न। तो कहीं ना कहीं आईबीसी को वो सब चीजें के बारे में पता था, तो इस कारण से ही हम लोग देख सकते हैं। मोस्ट हड़प्पन साइट जो है वो लोकेटेड है सेमी एरिड लैंड, यानी बहुत सारे हड़प्पन साइट जो है, मैक्सिमम हड़प्पन साइट वो सेमी एरिड लैंड में लोकेटेड है, यानी अर्ध जिसमें ज्यादा मतलब पूरी तरीके से वो सूखा तो नहीं है, लेकिन हाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल है वहां पे। ऐसा बात है कि एग्रीकल्चर ही पॉसिबल ना हो। एग्रीकल्चर वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड इरिगेशन। देखिए इरिगेशन और एग्रीकल्चर में या फिर कल्टीवेशन में क्या होता है आज मैं बताना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि कल्टीवेशन या फिर इरिगेशन में क्या अंतर है। इरिगेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, चाहे तो वहां पे रेनफॉल कम हो रहा है या फिर वहां पे बगल में कोई भी तरीका का वाटर बॉडी प्रेजेंट नहीं है। वाटर बॉडी मतलब कि ना रिवर है ना लेक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो क्या करते हैं ग्राउंड वाटर का यूज करके, यानी जमीन के नीचे भी जब आप खोदिएगा या डिग आउट करिएगा तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर हमें मिलता है। एक पॉइंट ऑफ द टाइम पे ग्राउंड वाटर हमें मिल जाएगा। तो इस ग्राउंड वाटर को पंप के थ्रू या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे खींच करके पानी को लाना और जगह जगह खेतों तक पहुंचाना, है ना, जिसे पंपिंग भी कहता है, पंपिंग। तो ये आपका इरिगेशन के कंसेप्ट में आता है। बट कल्टीवेशन में क्या होता है कि यहाँ पे अवेलेबल वाटर बॉडीज का यूज करके उनके द्वारा एक्वायर्ड पानी को लेकर के और फिर खेतों में पहुंचाना वो आपका कल्टीवेशन कहलाता है। आज आपको जितने भी चीजें आप देख सकते हैं जो कि पंजाब में है, हरियाणा में है, जितने भी अभी पानी की समस्या दिख रही है वो सारा इरिगेशन के कारण ही हो पा रही है, क्योंकि वहां पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, यानी उन्होंने इतना ग्राउंड वाटर का यूज कर दिया, इतना यूज कर दिया कि अब ग्राउंड वाटर से भी जो पानी आ रहा है वो बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, या फिर वहां पे ड्राउट लाइक सिचुएशन भी पैदा होने लगी है, कहीं ना कहीं ड्राउट लाइक।
सूखा आने की चांसेस ज्यादा है वहाँ पे। आई होप यू गॉट दिस वन। चलिए, मोस्ट हड़प्पन साइट जो है वो लोकेटेड है हड़प्पन सेमी एरिड एरिया पे, जिसमें इरिगेशन जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा भी मैंने बताया, क्योंकि सेमी एरिड रीजन है तो वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी शायद उतनी नहीं हो, जिस कारण से इरिगेशन के फैसिलिटी को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था उस समय। ट्रेसेस ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड, कैनाल्स भी वहाँ पर मिलते हैं। कैनाल्स का मतलब होता है कि जैसे बहुत बड़ी वाटर बॉडी, तो उस वाटर बॉडी में हम थोड़ा थोड़ा क्या कर दिए, जो पानी है उसको हर नाले तक या फिर हर सभी खेतों के थ्रू जगह जगह पहुंचाने के लिए कैनाल्स का डेवलपमेंट करते हैं। एक तरीका का स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं जिसमें जो पानी है उसका जो फ्लो है वो आपका फार्म्स में आपका इजिली पहुंच पाए। कैनाल्स जो है वो बहुत ज्यादा लंबे बनाए जाते थे, और इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल, और ये भी हमें पता चला है कि कहीं ना कहीं कुओं से भी पानी को निकाला जाता था फॉर द यूज ऑफ इरिगेशन, यानी कुओं का यूज भी किया जाता था फॉर द इरिगेशन। कुआं का मतलब आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे गड्ढा कर देते हैं और ऊपर से क्या बोलते हैं, जिससे रस्सी निकाल कर लगा करके हमें बाल्टी डाल के पानी खींचते, तो वो कुआं होता है, उसे ही हम लोग वेल कहते हैं। तो वेल का भी यूज क्या करते थे हम लोग इरिगेशन के लिए। और वाटर रिजर्व भी जो बहुत सारी जगह में मिला है, जिसमें धोलावीरा का रिजर्वायर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में, जिसमें हम लोग इरिगेशन के फैसिलिटी को समझ सकते हैं इन द आईवीसी, वो है धोलावीरा। जैसे धोलावीरा जो है वो एक जगह है जो कि गुजरात में प्रेजेंट है स्टूडेंट, और वहां पर हम लोग वाटर रिजर्वायर की अवेलेबिलिटी को भी देख सकते हैं, है ना। जिस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें एग्रीकल्चर के लिए स्टोर किया जाता था पानी, ताकि कभी भी अगर पानी की आवश्यकता हो फॉर द एग्रीकल्चर वी कैन यूज देम इजिली। हाउ artifacts are the identified. Processing of food require grinding equipment as well as vessel of mixing, blending and cooking. यानी कि अगर ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी खाना चाहते हैं तो हम कच्चा ही खा लें। अगर हमें उसे प्रोसेस करना है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, जिसमें हमें मिक्सिंग का जरूरत पड़ेगा, ब्लेंडिंग करने के लिए जरूरत पड़ेगा, कुकिंग करने के लिए जरूरत पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया था कि स्टोन, मेटल और टेराकोटा के बनी हुई चीजों को देखा था, जिसमें से उसका यूज करके उन्होंने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स का डेवलपमेंट किया था इन द आईवीसी पीरियड। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टोन मेटल्स के they were made of stone, metal and terracotta. This is an excerpt from one of the earliest report excavation at Mohenjo-daro, the best known as the हड़प्पा साइट, यानी हड़प्पन साइट का यूज करके भी उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इन द डायग्राम, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के थ्रू बताया गया कि किस तरह से कॉपर का टूल भी यहाँ पर आप यूज होते हुए देख सकते हैं। ये जो कॉपर का टूल है ये भी इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पे अवेलेबल मेटल्स का अच्छे तरीके से यूज किया था, और डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट में बहुत सारी चीजों का आर्टिफैक्ट्स के तरीकों को बनाया था, ताकि उनके जो डेली एक्टिविटीज है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। इस कारण से हम लोग नेक्स्ट चीज को देखेंगे जो कि रिलेटेड रिजर्वायर में। रिजर्वायर जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये जो है वो मैसनरी वर्क के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से गुजरात में पाया गया ये जो रिजर्वायर है यानी वाटर रिजर्वायर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता होगा इन द आईवीसी फॉर द वाटर कंजर्वेशन। अब लोग समझते हैं कि किस तरह से हम लोग आर्कियोलॉजिकल जो प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हम लोग सिलपट्टा कहते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि घर में जो यूज होता है पैसल, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा जैसे मसाले वगैरह को पीसना है, या फिर अगर कुछ भी तरीका का हमें जो ग्राइंडिंग करना है तो हम इसे सिलबट्टा का यूज करते थे, और उस समय का से वो यूज होता आ रहा है इन द आईवीसी पीरियड से, और अभी भी यूज हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए भी अभी मॉडर्न इंडिया में भी या फिर मॉडर्न लाइफ स्टाइल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द सैडल कॉइन आप यहाँ देख सकते हैं इन द इम्पोर्टेंट इन दिस डायग्राम। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझने जा रहे हैं जो कि है अर्बन सेंटर, जो कि इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी आपका एक आईवीसी का एक इम्पोर्टेंट साइट है आफ्टर द हड़प्पा। देखिए, सबसे पहले हड़प्पन में बहुत सारे डिफरेंट साइट है, ऐसा नहीं कि बस 2-3 ही है, लेकिन हम लोग मेनली उन्हें ही पढ़ते हैं जो कि ज्यादा रेलिवेंट है इन द टॉपिक। और इसमें हम लोग ऐसा नहीं कि अभी जैसा मैंने आपको बताया था मांडा जो है वो कश्मीर का साइड में है, यानी कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट साइट्स अवेलेबल है आवर सराउंडिंग। लेकिन जो हमारे बुक्स में दिया हुआ है वो हड़प्पा के बारे में ज्यादा है, मोहनजोदाड़ो के बारे में ज्यादा है, कालीबंगन राजस्थान के बारे में ज्यादा है, बनावली हरियाणा के बारे में ज्यादा है, सुत्का जंदौर के बारे में ज्यादा है, सौरतोगई के बारे में ज्यादा है, आलमगीरपुर जो कि ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द
एबीसी साइट माना जाता है, ईस्टर्न मोस्ट साइट। अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँ ईस्टर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न और सदर्न के बारे में, तो नॉर्दर्न में आपका मांडा आ जाएगा, साधन में आपका सौरतुगाई आ जाएगा, सौरतुगाई। वेस्टर्न में सुतका जंदौर, सुतका जंदौर। और ईस्टर्न में आपका है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो यूपी में लाई करता है, सुतका जंदौर जो है वो गुजरात में, मांडा जो है वो कश्मीर के साइड में, और सौरतुगाई आपका सदर्न रीजन पे। तो ये जो है वो उसका नॉर्दर्न, सदर्न और ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के अंतर्गत आपका आता है। अगर हम लोग अर्बन प्लानिंग के बारे में समझेंगे तो परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। शायद हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट रहा है वो है उनका अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग देखना चाहें उनके सेंटर को तो मोहनजोदड़ो जो है वो क्लोजली हम लोग समझ सकते हैं, बिकॉज ये वेल नोन साइट होता है और ये पहला ऐसा साइट था जो कि हड़प्पन के साइट डिस्कवर किया गया था। फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा, यानी पहला साइट जो था वो हड़प्पा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इसी कारण से हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो नाम है या फिर आईबीसी का नाम जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया। यह सेटलमेंट जो है वो दो सेक्शन में देखा जाता है, एक होता है अपर सेक्शन और एक होता है लोअर सेक्शन। अगर मैं इसे एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ तो इसमें हम लोग अपर टाउन और लोअर टाउन को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है सिटाडेल। क्या नाम है? सिटाडेल। सिटाडेल जो था स्टूडेंट्स वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से यूज हुआ होगा, या फिर वो सैक्रेड प्लेस होगा, या फिर अगर उस समय राजा महाराजा हुए करते होंगे तो वहां पर उनका होम होगा, अबोर्ड होगा उनका, है ना। और लोअर टाउन्स में क्या था कि जितने भी लोकल पीपल्स थे माना जाता है कि शायद वो वहां रहते होंगे। अगर ये एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यूटीफुल वे में यहाँ पे बताया गया है कि सिटाडेल जो है वो आपका अपर लेवल पे है। यहाँ पर एक डिमार्केशन हुआ करता था, ठीक है, हुआ करता है। इसमें बताया जाता है कि लोअर टाउन जो है वो कहीं ना कहीं सिटाडेल से काफी सेपरेटेड हुआ करता था, और सिटाडेल एक हाइट वाले पोर्शन पे हुआ है। और लोअर टाउन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर है वो बहुत ज्यादा आसपास है, बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज वे में है, लेकिन सिटाडेल में ऐसा नहीं है। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने हर चीजों को अलग अलग तरह से एक अपार्टमेंट के थ्रू बनाया हुआ है। तो मे बी इट विल बी यूज्ड फॉर द सम अदर पर्पस ऑल्सो। लेट्स सी विद अनदर कंसेप्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दैट एज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। सिटाडेल जो थे वो ओ इट्स हाइट इन फैक्ट दैट बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, यानी कि सिटाडेल जो था वो कुछ हाइट पे बना होता था और एक तरीके का बिल्डिंग है जिसमें मड ब्रिक प्लेटफॉर्म का यूज हुआ है। यानी मड ब्रिक जो सेटलमेंट है वो या फिर प्लेटफॉर्म है उनका यूज किया गया था उसकी ऊंचाई को बढ़ाने के लिए, है ना। इट वॉज वॉल्ड, यानी उनके पास क्या है वो दीवारों से घिरा हुआ है। सिटाडेल जो है वो चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है। इट इज नॉट ओपन लाइक द लोअर टाउन विच मीन दैट इट हैज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं उसका बनाने का मकसद ये था कि वो लोअर टाउन से थोड़ा सेपरेट हो जाए, है ना, थोड़ा अलग करके रखा जाए। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर एक आप देखना चाहेगा तो ये पूरा विलेज एग्जाम्पल, ठीक है, तो विलेज में कोई ना कोई हेड होता है, विलेज हेड। तो विलेज हेड का जो घर है वो कहीं ना कहीं विलेज के पूरे विलेज से कहीं ना कहीं थोड़ा सेपरेटेड होता है। तो उसी तरह से सिटाडेल को भी सेपरेट किया गया था इन द लोअर टाउन। लोअर टाउन जो है वो वॉल्ड नहीं, वाज आल्सो वॉल्ड। सेवरल बिल्डिंग वेर बिल्ट टू ऑन प्लेटफॉर्म व्हिच सर्व्ड एज अ फाउंडेशन। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबर मूव्ड रफली a cubic meter of earth daily just to put the foundation in place, it would have required 4 million person, in another word mobilizing labor on a very large scale। मतलब कि क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिटाडेल वॉल था सिर्फ, यानी वॉल से घिरा हुआ था, लोअर टाउन भी वॉल से घिरा हुआ था, बट क्या था कि वहां पर इतने ज्यादा स्पेसेस थे, इतने ज्यादा कम स्पेसेस थे कि वहां पर मिलियन ऑफ पीपल जो है वो 4 मिलियन ऑफ पीपल हर दिन वहां पर काम किया करते थे। और इस कारण से क्या था वो मोबिलाइजेशन लेबर का एक बहुत ज्यादा हाई लेवल स्केल में लोग देख सकते हैं। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एकजुट होना, मोबिलाइज होना, एकजुट होना, लेबर का ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। Consider something else. Once the platform were in place, all building activity within the city
was restricted to a fixed area on the platform। मतलब कि हम लोग अगर कंसिडर करें कुछ अलग, तो प्लेटफॉर्म जो है वो सभी जगह पे क्या होते थे कि बिल्डिंग एक्टिविटी में करने के लिए उस शहरों से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। यानी सिटाडेल और लोअर टाउन में तो कहीं ना कहीं डिमार्केशन स्टैब्लिश करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा अलग तरीके से रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रखा जाता था। अदर साइन जो है वो प्लानिंग के लिए इंक्लूड किया जाता था ब्रिक्स, जिसमें हम लोग सन ड्राइड ब्रिक या फिर बेक्ड ब्रिक के बारे में समझते हैं, जो कि एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में था। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप अभी की ब्रिक्स को देखिएगा तो एक कुछ ना कुछ रेशियो में वो फॉलो करते हैं हर तरफ से, ठीक है ना, जिसमें जो है वो घर वगैरह का डेवलपमेंट होता है, बिल्डिंग वगैरह बनती है ना। अभी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला कंसेप्ट लग करके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी बिल्डिंग्स तो तुरंत बन जाती है, टाइम भी उतना नहीं लगता। लेकिन पहले क्या था कि ब्रिक्स का यूज करके बहुत ज्यादा बनाया जाता था। तो ब्रिक्स भी उसमें उस समय के दो तरह से बनाए जाते थे। एक तो सन बेक्ड ब्रिक, यानी सन के सामने जो सुखाए हुए ब्रिक है ना, सन के सामने जैसे बनाया और उसे रख दिया धूप में सूखने के लिए, तो वो जो था वो बहुत ज्यादा मतलब कि आपका बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता था उस समय के लिए। और एक जो था वो था आपका बेक्ड ब्रिक, यानी भट्टी में पका हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल ले, तो अगर ये भट्टी है तो यहाँ से जो है वो बनती है, जिसमें जो ब्रिक्स का साइज था वो उसका फिक्स्ड लेंथ के रूप में देख सकते हैं हम लोग, है ना। यानी ब्रिक्स जो है उसका फिक्स्ड लेंथ में स्टैंडर्डाइज रेशियो में वो देखा जाता है उसमें। तो फिर हड़प्पन में हम लोग डिफरेंट कंसेप्ट को हमने समझा है आज, और इसमें डिफरेंट कंसेप्ट को सिटाडेल, लोअर टाउन और उनके डेली डाइटरी प्रैक्टिसेस को समझा था। पिछले वीडियो में हमने इसके और भी इंट्रोडक्शन पार्ट को लेकर के समझाया था मैंने। अब आने वाले वीडियो में मैं इसके फर्दर कंसेप्ट को समझाऊंगी विद अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।